तो हेलो गाइस, आज हम जो है चैप्टर करने वाले हैं वो है थर्ड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 पे जाने से पहले हम चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्लास 9th के सब्जेक्ट हैं और ये दोनों चैप्टर ना बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं पेपर के अंदर। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो ठीक है, उसके बाद बात करें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एटम क्या होता है। ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो बेसिकली एटम जो है सबसे स्मॉल यूनिट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की। अगर हम बात करें कि जैसे ये है हमारे पास कोई कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में हमें नहीं पता कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। कि इसमें कितने, जैसे कि इसमें हो सकता है 2 मॉलिक्यूल हो सकता है इसमें 3 मॉलिक्यूल हो, हमें ये भी नहीं पता। तो जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे एटम होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे पास बन जाता है एटम। ठीक है, अगर हम आगे बात करें एटम की, तो एटम की बात करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसका जो साइज होता है, जो इसका साइज होता है वो 10 नैनोमीटर से कम या फिर उसके जितना हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है कि डिवाइड नहीं हो सकता, साइज ये रहेगा। ठीक है, अब ये ऐसा साइज है जिसको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको फर्दर क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इनको देखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एटम्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। एवरीवेयर, हमारे आसपास की हर जगह एटम प्रेजेंट। ठीक, अब इसके बाद बात कि अब ये हमारे पास एक कोई भी मैटर है। ठीक, ये हमारे पास मैटर है। अब इस मैटर की बात करेंगे तो ये, या फिर आप मैटर ले लो या फिर ले लो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें एटम तो होगा ही ना, स्मॉलेस्ट यूनिट तो इसकी होगी ही कोई ना कोई। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कोई भी, हमें नहीं पता अभी मैटर क्या है और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। ठीक है, इससे पहले इसके 3 कंपोनेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एटम हो गया। क्या हो गया, एटम। ठीक, लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो देखो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये पूरा समझ लेना, न्यूट्रॉन लिखा है और इसको हम स्मॉल एन से और कई बार स्मॉल एन के नीचे ये 0 बोल सकते हो, ओ लगा सकते हो। वैसे 0 होता है, न्यूट्रॉन का साइन ये होता है, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक चीज होती है हमारे पास, अगर किसी एटम पे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर किसी किसी मॉलिक्यूल पे ये कोई मॉलिक्यूल है, इस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन बोलेंगे। अब हमने इसको न्यूट्रॉन क्यों बोला, मान लो हमारे पास एटम है।
ठीक है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या ये भी न्यूट्रॉन है? बताओ, क्या ये भी न्यूट्रॉन है? नहीं है, ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव पॉजिटिव कितने हैं? 2, और जो नेगेटिव है 4 है या 5 है, वटेवर। तो जिसके साइन ज्यादा होंगे वही माना जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तब जाके वो क्या बनते हैं हमारे पास? न्यूट्रॉन बनते हैं। अब इनके पास ये साइन आया कहाँ से? आया कहाँ से? सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव ही सोचेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या टेंडेंसी रखेगा कि मैं सबको दे दूं। ठीक है, ये सबको डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही सोचेगा हमेशा, तो वो क्या करेगा? मैं बोरो कर लूं। ठीक है, अपने आप को और ये दोनों चीजें किस चीज के लिए, ये क्यों करते हैं? ये करते हैं स्टेबल होने के लिए। अब हमने प्रोटॉन पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर, एटम का जो है स्ट्रक्चर होता है उस पे, कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी है। सबसे पहले आता है वो डाल्टन पे। डाल्टन की पोस्टुलेट सिमिलर है उसकी मॉडल से। ठीक है, जो तुम मॉडल में पढ़ोगे ना वही तुम्हें फर्दर उसकी पोस्टुलेट में लिखना है। ठीक है, अब जैसे जो वाटरमेलन होता है हमारे पास, ठीक है, ये वाटरमेलन है हमारे पास, और ये जो रेड पार्ट होता है इसका, ये जो रेड पार्ट होता है इसको इसने मान लिया कि ये जो रेड पार्ट है ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव स्फीयर, इसने ये लेट कर लिया। ठीक है, लेकिन अब जो इसके अंदर मान लीजिए ये यहाँ पे वो होते हैं ना ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उसको उसने मान लिया कि वो क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो इसके कहने का मतलब था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पॉजिटिव स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, यही लाइन इसने अपने पोस्टुलेट में लिखी थी। तो आपको एक पोस्टुलेट तो याद होगी कि सबसे पहले कि एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या होगी कि एक ये वाली पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इन दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो क्या बनाएंगे? न्यूट्रॉन बनाएंगे। बस ये दो पोस्टुलेट हैं जो कि इसमें आपको करनी है। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं हम रदरफोर्ड पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रदरफोर्ड, इसका मॉडल भी इम्पोर्टेंट है और इसकी पोस्टुलेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसके मॉडल की बात करें, ठीक है, तो मॉडल की बात करेंगे, इसने सबसे पहले हमारे पास क्या ली थी? एक गोल्ड फॉइल ले ली थी। ठीक है, अब ये गोल्ड फॉइल है ना बहुत थिन थी, बहुत ज्यादा थिन। ठीक है, इतनी थिन थी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो गोल्ड है उसके सिर्फ 1000 एटम्स ही थे। हाँ, एक और चीज, चलो बाद में बताऊंगी वो। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था? इसने एक, आप बोल सकते हो क्या हो गया? ठीक है, इसने एक क्या ली थी यहाँ पे, हमारे पास एक टॉर्च ली थी। ठीक है, और उसमें से रेज निकल रही थी। ठीक है, वैसे तो इसको बोलेंगे अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रेज है यानी कि इसमें से कौन से पार्टिकल निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है?
इसने ना इसके अंदर 3 चीजें नोटिस की। ये इसने मॉडल परफॉर्म कर लिया, इसने ये बता दिया गोल्ड कॉइन की यूज की हमने, अल्फा पार्टिकल की यूज की, सब कुछ इसने बता दिया। ठीक है, अब इसमें इसने ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो हमने जो भी इसके बाद रिफ्लेक्ट होके आ रही, कुछ आ रही थी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, कुछ जिस स्पीड से वो आई है उसी स्पीड से वो वापस जा रही है। ठीक है, कुछ क्या हो गया, मतलब अब ये तो वापस जा रही है, यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन इसने देखी। एक तो जो रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि पास आउट होगी। दूसरी होगी कि वो उसी जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वो वापस चली गई, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन था कि वो इस एंगल से आई और दूसरे एंगल से चली गई, या इस साइड से आई और इस साइड से चली गई, मतलब एक डिफरेंट एंगल में। ठीक है, ये वाली जो थी इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, एक होगा रिफ्रैक्ट और एक होगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट, एक सेकेंड, एक होगा रिफ्रैक्ट, एक होगा रिफ्लेक्ट, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, रिफ्रैक्ट क्या हो गया, ये यहाँ से आई, ठीक है, ये यहाँ से किसी और एंगल में उस कॉइल के अंदर से निकल गई, इसको पास आउट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, कि इस एंगल से आई थी, ठीक है, ये हमारे पास वो फोटो लगी हुई थी। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि वो वापस चली गई, लेकिन किसी और एंगल से, इससे नहीं गई वो। ठीक, देख तो सबसे पहले क्या होगा, फिर आता है बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मॉडल की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक शेल, ये समझने के लिए ये अभी तक वैलिड है। ठीक है, जो अभी हम एटम का स्ट्रक्चर बनाना या कुछ भी बनाना, सब में चीज वैलिड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये शेल है। ठीक है, ये दूसरा शेल है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास तीसरा शेल, तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये होता है न्यूक्लियस। हर एक एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, या कितने भी हो सकते हैं, एक एटम है तो एक ही न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला ऑर्बिट होता है। ठीक है, ऑर्बिट कह लो शेल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल होता है। ठीक है, ये वाला सेकंड होता है, और ये वाला हमारे पास थर्ड होता है, एंड सो ऑन, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं तक होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम नाम देते हैं के, सेकंड वाले को एल, एंड देन इसको दे देते हैं एम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि के एल एम, लिखते हैं के एल एम एन, इस तरीके से और होते हैं। ठीक है, तो के में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, और एल में कितने भर सकते हैं, 8। ठीक है, और एम में कितने भर सकते हैं, 16। ठीक है, और एन में कितने भर सकते हैं आगे, 32। अब ये हमने निकाले कैसे, तो बेसिकली ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, एक ऑर्बिट में कितने
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सॉरी मिनिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे ये एक शेल है, यहाँ पे 2 आ सकते हैं। क्या हो गया ये? ऐसा नहीं है कि 3-4 भर दिए अपनी मर्जी से, ये नहीं होगा, सिर्फ 2 ही आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 2। इसमें भी मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, इसमें भी मिनिमम 2 होने चाहिए। तो जैसे कि ये वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है, इसमें 2 ही आएंगे। ठीक, और हमें पता कैसे चला? ये इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला देखेंगे अब हम। जैसे कि इसमें 1 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट होता है, मल्टीप्लाई कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये है सेकंड, ठीक है, इसमें कितने आ सकते हैं? 4, तो कितने हुए इसमें? 8। ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले की बात करते हैं कि अभी इसको हम कब तक याद रखेंगे? नहीं याद रख सकते ना आगे तक, ये तो के एल एम एन ओ पता नहीं आगे तक जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, यानी कि 2 तो है ही, n है कि वो ऑर्बिट नंबर कौन सा और उसका स्केल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये था हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं हमारे ऑर्बिट के अंदर। अब इसके बाद आते हैं 1 टू लेके 1 टू 20 तक एटॉमिक नंबर सभी को आने चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, और एनसीईआरटी के बाद तो बहुत सारे हैं ही जितने हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ समझना है तो सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन देखनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से याद करो और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, ये चीजें होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे उनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद इसके हम लिखेंगे मास, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं उनके शेल्स, जैसे कि के, एल, एम, एन। ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके मास क्या होंगे? इसका मास 1 होएगा, इसका 4, इसका 6 होएगा और इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे शेल भरना है तो 2 तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 यहीं पे आ गया ना, एक्वायर कर लिया। तो ये इसकी वैलेंसी कैसे, इसकी वैलेंसी क्या होगी? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अब जो ये 1 है कि ये ले रहा है या दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि इसकी बात करते हैं, जैसे कि इसकी बात करते हैं हम, हाँ, इसकी बात कर रहे थे हम, हाइड्रोजन की हमने बात करी, हीलियम की बात करी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, अब इसका क्या होता है? हीलियम का 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें सीधा मास नंबर छोड़ देते हैं, के एल एम एन भरते हैं, 2 में है तो 2 में यहाँ पे आ गया, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? क्या होगी इसकी वैलेंसी? इसकी होगी 0 वैलेंसी। इट मीन्स ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना ये लेगा ना ये देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद जैसे ये 3 है, 3 है ना, यहाँ पे 2 बचा, एक एटम, एक एटम को यहाँ डालेंगे, है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए, फिर कितना आना चाहिए? 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे आने चाहिए ना। अब हमें कितने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए? 7 की जरूरत पड़ेगी। अब तुम 7 लेके आओगे एटम, या फिर इसी को ही भेज दोगे किसी दूसरे उसमें एटम में? एनर्जी देखो किसमें ज्यादा और किसमें कम लग रही है। तुम 7 एटम किसी और के लेके आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें तुम्हारी हाई एनर्जी लगेगी।
ठीक है, इसमें तुम एक एटम ही किसी और को दे रहे हो, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, लो एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसी वजह से हम एक एटम को ही भेज देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, लिथियम देने का काम कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहा है, देने का काम कर रहा है। कितने दे रहा है, एक दे रहा है, तो इसकी +1 वैलेंसी होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने हाइड्रोजन से लेके मतलब यानी कि 1 एटॉमिक से लेके 30 तक जो है ये चलना है। के बाद हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मास। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जितने भी प्रोटॉन होंगे उस एटम के अंदर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, इसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, याद रखना है, Pn। Pn का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है ना, ये किसी किसी पे चलता है, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा ना उसका डबल कर दो तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मास क्या होगा, 2। ठीक है, अब हम चलते हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो टॉपिक की बात कर लेते हैं, आइसोटोप और आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। आइसो का मतलब होता है पहली बात सेम, कहीं पे भी आइसो आ जाए सेम, होमो आ जाए वो भी सेम होता है। ठीक है, तो आइसोटोप इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें एटॉमिक जो नंबर होता है ना, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गई यहाँ पे, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, गैस, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी होता है, इसको इसको लिखने का एक तरीका होता है, उसके मास को और उसके एटॉमिक नंबर को लिखने का तरीका होता है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन ही ले लो, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर दूसरा तरीका, हाइड्रोजन है या कोई भी है व्हाटएवर इट इज, यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है, इस ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे तो हम मास लिखते हैं और यहाँ पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, टॉप से याद रखो। टॉप, टॉप का मतलब क्या होगा, जो भी कोई भी एलिमेंट है उसका जो टॉप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो उसका ये वाला होगा बेस होगा, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर वो क्या होगा, सेम होगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रोजन का है 1 1, एंड ड्यूटेरियम का है 2 और 1, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आइसो बार, आइसो बार पे। आइसो बार होता है बार से आगे। ठीक है, अब इसमें इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे कोई एलिमेंट
ये चीज सेम रहेगी और ये चीज डिफरेंट रहेगी, यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा लेकिन उसका मास सेम रहेगा। बार से याद रखना है, बार से याद रख सकते हैं बेस, यानी कि इस बार बेस डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो देख ले। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास मॉडल तीनों पढ़ने हैं, मॉडल तीनों पढ़ने हैं और उनकी पोस्टुलेट पढ़नी, ठीक है, और उनके ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। ये 3 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, पेपर में इनमें से 3 है, ये तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। 1 नंबर में क्या आता है हमारे पास, आइसो बार या फिर आइसो टॉप। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, एक हाँ हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, कितने 1 to 20 एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। इन्हीं की वजह से आगे हम मास निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसी की वजह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है होती है, जो आगे फर्दर क्लासेस पे भी चलती है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है तो 1 घंटा हम पूरा इस कॉन्फ़िगरेशन को सीखने में लगा सकते हैं कि कैसे ये बनाई जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 3। अब हमने ये समझ लिया कि एटम में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मास होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, तो अब हम इस चैप्टर को भी इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम्स नहीं बताएंगे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं बताएंगे क्या, क्योंकि जो है एटम है उसी से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो सीधा चलते हैं टॉपिक पे कि केमिस्ट्री है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से आप समझ लो, केमिकल रिएक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे पहले हाँ, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। लाइक अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी, ये इधर जाके ए भी, अब मान लो इसका मास 2 था, इसका मास 2 था और इन टोटल का मास कितना हो गया 4, तो इन दोनों को प्लस करके भी तो 4 ही आ रहा है, तो ये इक्वल हो गए ना, यानी कि जो मास इधर रिएक्टेंट का होगा, हाँ ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, रिएक्टेंट होती हैं। ये जो ए प्लस बी है ना, ये हमारे पास रिएक्टेंट में आते हैं, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये आते हैं रिएक्टेंट में। ठीक है, और जो ये है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के मास के। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए तो दूसरा लॉ होता है सबसे इम्पोर्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
लो ऑफ कांस्टेंट, याद रखना है यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ये एक क्वांटिटी को डिसाइड करता है कि जैसे कि हमारे पास H2O है, ठीक है, कि इसमें हाइड्रोजन का कितना रेशो है और ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन की जो तुम चाहे H2O का 9 ग्राम ले लो, चाहे तुम H2O का 100 ग्राम ले लो, उनका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो सेम ही रहेगा। जो उनका प्रोपोर्शन है, उनका प्रोपोर्शन होता है 1:8, ठीक है, यही रहेगा हमेशा। ये नहीं है कि तुमने 9 ग्राम लिया था तो बढ़ जाएगा, 10 ग्राम लिया था तो वो बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, चाहे H2O NH3 हो। तो कुछ जैसे कि हम ले लेते हैं H2O NH3 HCl ले सकते हैं, फिर भी कुछ भी ले सकते हैं, ये तीनों आप सॉल्व करके देखना, एनसीईआरटी में भी इजिली अवेलेबल है, इसको करके देखना कि इनका रेशो क्या आता है। उसके बाद हम चलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, ये अभी अभी हमने पढ़ी थी डाल्टन के बारे में कि क्या उसने मॉडल निकाला था, क्या उसने क्या किया था, ठीक है। फिर भी हम रिकॉल करने में क्या ही जा रहा है, तो जो डाल्टन था उसने ये बताया था एटम के बारे में बताया था कि जो एटम है वो टाइनी पार्टिकल्स, ये भी हमने पढ़ लिया था, साइज भी पढ़ लिया हमने, तो इनडिविजिबल होते हैं, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, ये भी पढ़ लिया था हमने। तो हम उनको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये किसमें आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर उनका मास ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मास जो तू है, तो उस हिसाब से ना तो वो बन रहे हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एनर्जी भी, एनर्जी का लिए भी सेम लो होता है कि एनर्जी भी सेम रहती है दोनों तरफ, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट की साइड जाएगा वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो मास आइडेंटिकल का मतलब बताओ पहले क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम, सेम या सिमिलर, ठीक है। तो जो एटम है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें एटम है, एक ही तरीके के एटम है, तो ये नहीं होगा कि ये एटम अलग है ये एटम अलग है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एटम combine in ratio of small whole numbers and form compound, वही प्रोपोर्शन वाली बात है कि किसका कितना रेशो है वो लो डिसाइड करता है। हम ये चीज मेजर कर सकते हैं कि H2 है, उसमें H कितनी रेशो में होगा, O कितनी रेशो में होगा, ठीक है। अब इसमें आता है अगला, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स हमने देख लिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये सब डेफिनेशन इतनी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बार बार रट्टाफिकेशन वाली बात होगी, करना कर लियो, दोबारा पढ़ना पढ़ लियो इसी में से, वरना रहने दियो, पता तो लग ही गया होगा कि क्या होते हैं एटम, ठीक है। अब इनके कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को हम ये भी तो लिख सकते हैं HY, क्यों नहीं लिखते, नहीं लिख सकते है ना, जैसे 2 है, 2 को तो 2 ही लिखेगी ना, ये भी तो रूल है, 2 को ये क्यों नहीं लिख सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए He, कार्बन के लिए C है और ऑक्सीजन के लिए O है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो, हाँ, एक क्वेश्चन आता है, मैम पूछ सकते हैं स्कूल में या पेपर में आ सकता है कि जो ये सिंबल्स हैं किसने दिए हैं, तो ये दिया डाल्टन ने, क्योंकि अभी हम किसका मॉडल पढ़ रहे हैं, डाल्टन का पढ़ रहे हैं, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी एटम के ऊपर वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास मैंने बता दिया क्या होता है ना,
उसके बाद हम चलते हैं कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है। बेसिक यूनिट उसकी AMU होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1 AM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि 1 AMU को डिफाइन करो। तो सबसे पहले तो AMU क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म बता दियो। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है 1/12 मास, किसका 1/12 होता है ये, किसके मास का, कार्बन C12 लिखते हैं हम, ठीक है। C12 क्या है यहाँ पे, ये 12 क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, सॉरी आइसोबार है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आइसोटोप, हाँ आइसोटोप ही है ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मैंने बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more एटम्स क्या बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम बन के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी सेम होते हैं, जैसे एटम है, एटम 2 एटम मिलके सेम होंगे तो वो एलिमेंट बनाएंगे, अगर अलग अलग एटम होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बताया था ना कि पहले एटम होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल बन मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि H2 भी क्या है, एक तरीके से कंपाउंड है, HCl वो भी कंपाउंड है, ठीक है। आयंस, आयंस क्या होते हैं, आयंस, आयंस, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, वही है पॉजिटिव नेगेटिव और एक न्यूट्रॉन वाला। बेसिकली आयन सिर्फ 2 ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्रोटॉन कहते थे ना उनको, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कटायन, ठीक है। और जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको अनायन कहते हैं, अनायन। तो अब एक हमने पढ़ा था पीछे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होती है कि हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे या कटायन लिखेंगे, अनायन लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई वो है, यहाँ पे ये कोई एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब इस पे भी तो कोई चार्ज आएगा ना, इसने दिया है तो इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये भाई दे दिया इसने, ये बहुत पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है। इसको बोल लेंगे हम कटायन है ये तो यही रहेगा ना, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा है कोई, इसने क्या किया, इसने लिया है किसी से, बोरो किया है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी तुम्हें कहना है, ठीक है। इसने लिया है तो भाई अब इसने लिया है, ये लालची है, इसने लिया है खुद को स्टेबल करने में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नायन बोलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया इसने। अब समझ में आ गया कि कटायन और अनायन इनके लिए यूज हो रहा है, लेकिन इनके लिए जो ये दे रहा है, जो ये ले रहा है, जो ये यूनिट जो यूज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये हम
आपको वो बताते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी ना सुना हमने कि 1 कटायन लिया, 1 कटायन, नहीं ना। जिस भी मॉलिक्यूल्स पे एलिमेंट, नॉन मेटल, गैस, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए और उन पे चार्ज हो, वो कटायन और अनायन में डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि हम फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं। इनका फॉर्मूला भी तो होता होगा ना कुछ, कि इनके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास वैलेंसी, हमने पिछली बार पढ़ी थी। वैलेंसी ऐसे याद नहीं रहती है तो आप याद कर सकते हो कि वैकेंसी, वैकेंसी से याद रख सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी कि कितने वो एटम, उसकी लेने की और उसके छोड़ने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा है, कितने है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस चीज को, उसकी एक एबिलिटी को। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो कंपाउंड, सॉरी, जो वो एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1, हम मेटल या नॉन मेटल में से सबसे आगे किसको रखते हैं, मेटल, मेटल को। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे, मेटल तो हमने लिख दिया, यहाँ पे एम लिख देते हैं मेटल के लिए। फिर किसको रखेंगे हम, गैस को। फिर आएंगे हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉल्ट, जो भी है। ठीक है, अब मैं इसकी हमने देख लिया, यहाँ पे एम लिख देती हैं। ठीक है, एम लिख दिया यहाँ पे। मेटल तो हमेशा पहले हो, इनमें से भी तो कोई पहले आता होगा, तो इनमें से पहले क्या आता है, उनका सोल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ सकती है, लिक्विड भी आ सकता है। जिसका मास ज्यादा होगा वो आएगा, जैसे MgOH2। अब इसमें Mg तो मेटल है ही। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसका मास ज्यादा था इसलिए इसको पहले ले लिया। ठीक है, और इसका मास थोड़ा था, इसको बाद में लिया। ठीक है तो ये ऑक्सीजन भी गैस ही होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है ना। आगे चलते हैं। फॉर्मूले मैंने बता दिए इनको लिखने का कि क्या तरीका होता है, सेम NaOH है। ठीक है, और NaCl है, CuO है, कुछ भी हो। अब इसके बाद हमारे पास होता है कि जो ये हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, देख, जैसे कि हमारे पास HCl है। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। अब हमें कैसे पता है इनकी वैलेंसी 1 है, ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपको भी वैलेंसी निकालना सीखना है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 1 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो गया, HCl ही रहेगा, क्योंकि 1 की यूनिट लिखते नहीं है कभी भी। जैसे जैसे 2 की पावर 1 होती है तो हम लिखते हैं 2 ही लिखते हैं ना उसको। चलो आगे चलते हैं, जैसे और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, H+ ले सकते हैं, H2S ले सकते हैं, नहीं दिख रहा ना। चलो, हम देखेंगे, H2S ले सकते हैं। H2S में क्या होगा, H की वैलेंसी 1 और S की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके समझा देती हूँ। इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 2 थी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि ये बन गया H2S, ये। ठीक है, ऐसे ही औरों की भी होती है, आपकी NCERT की बुक में और सारे एग्जाम्पल है, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके समझ में आएगा। अब आता है मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलर मास की बात करते हैं। ठीक है,
हम मोलिकुलर मास, नाम से ही पता चल रहा है ना, मोलिक्यूल, एटम की बात नहीं हो रही, एटॉमिक मास नहीं, मोलिक्यूल, यानी कि एक से ज्यादा एटम होंगे उसके अंदर, दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, तो उनका मास निकालना है हमें। जैसे कि हमें क्या करना है, H2O का लेके जाते हैं, H2O का हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे H का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है, और हमारे पास ये कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 + 16 आ गया, ये कितना आ गया, 18, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना हुआ, 18, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो, जैसे कि HNO ले सकते हो, HCl ले सकते हो, बस इसमें आपके पास वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी कहाँ से पता चलेगी, जब एक पूरी क्लास हम वैलेंसी और कॉन्फ़िगरेशन को देंगे तब। सो गाइस, अब बचता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट टोटल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो इसमें चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल क्या होता है, 6.02 10⁻23, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है 52 ग्राम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल लेंगे, गिवन मास लेंगे, कितना मास दे रखा है, तो गिवन मास तुम्हारे पास यही होगा, ये क्या होगा हमारे पास, गिवन मास, ठीक है। उसके बाद मोलर मास, मोलर मास क्या होगा, जितना इसका मास होता है ना प्लस ये, ठीक है, तो निकालें इसको। जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, हीलियम का 4, है ना, ये होता है इसका एटॉमिक मास। मोलर मास क्या होगा हीलियम का, मोलर मास भी कितना होगा, 4, ठीक है, एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, 52 बाय मोलर मास, ठीक है, 4, इसका आंसर क्या आया, 13। तो 13 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बोलते तो यहीं तक रुकना है हमें, ठीक है। इसमें नंबर मोल्स ही निकालने के लिए बोला था हमें, ठीक है। अब इसमें बोल, अगर हम इसमें ये निकालना हो, कुछ नहीं निकालना, ठीक है, आगे प्रैक्टिस कर लेना इसकी।